मेरा नाम रश्मि है। अभी तो नई नई मेरी शादी ही हुई थी। शादी के बाद मुझे अपने पति की हरकतों के बारे में पता चलने लगा। दरअसल हम गांव के लोग बहुत ही मासूम होते हैं और हर किसी की बातों में आसानी से आ जाते हैं। रहने वाली तो मैं भी गांव की ही थी, लेकिन मेरा रिश्ता पड़ोस वाले गांव से आया था। मेरे माता पिता ने अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे मेरे पति की हरकतें जब मेरे सामने आई तो मेरे होश उड़ने लगे थे, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे घर में भी शादी करके आ जाऊंगी। मेरे ससुर गांव के सरपंच के एक मामूली से नौकर थे। मेरा पति गांव के एक मामूली से स्कूल में सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ा हुआ था, जबकि मैंने सरकारी स्कूल से इंटर किया हुआ था। मेरा पति बहुत सुस्त और बहुत ज़्यादा कामचोर था। उससे ये नहीं होता था कि वो अपने घर के हालात बेहतर करने के लिए शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ ले। मेरे पति ने गांव में ही रहकर छोटे मोटे काम करने का फैसला किया था, लेकिन इन छोटे मोटे कामों से इतनी महंगाई में घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल है। मेरी सास तो मेरे ससुर का दिन रात दिमाग खाती थी कि अपने बेटे को शहर में कहीं नौकरी पर लगवा दो, मगर मेरे ससुर मेरी सास की एक बात भी नहीं सुनते थे। मेरे सास ससुर बहुत ही सीधे साधे लोग थे। मेरी सास भी गांव के सरपंच के यहाँ पर नौकरी करती थी और मेरे ससुर भी। बस मेरा पति ही कोई काम नहीं करता था। शादी से पहले मेरे पति का काम सिर्फ गांव में आवारागर्दी करना ही था। सारे गांव को ही मालूम था कि मोहन का बेटा रजत कोई काम नहीं करता, या तो बस घर में पड़ा सुस्ती फैलाता रहता है या फिर गांव के ही लड़कों के साथ आवारागर्दी करता फिरता है। शायद मेरा भाग्य इसी आदमी के साथ लिखा हुआ था। मेरे माता पिता ने रजत के खिलाफ कोई भी इंफॉर्मेशन निकाले बिना ही मेरी रजत के साथ शादी कर दी। मेरी सास का फैसला था कि वो अपने बेटे के लिए सबसे खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाएंगी। तभी तो उन्हें अपने गांव में कोई लड़की नहीं मिली और वो अपने बेटे की शादी करने के लिए पड़ोस वाले गांव से मुझे ब्याह कर लाई थी। अपने पति से शादी करने के बाद बस मैं दिन रात अपना सर पीटती रहती थी, और ये मेरे साथ क्या हो गया था, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा जीवन साथी इस कदर कामचोर और निकम्मा होगा। मेरी शादी को धीरे धीरे 2 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक मेरा पति कोई काम नहीं करता था। मेरे सास ससुर की कमाई से ही घर चल रहा था और मेरा पति दोपहर तक घर में पड़ा रहता, सोया रहता था। उसे इस बात की कोई फिक्र ही नहीं होती थी कि इस बुढ़ापे में उसके माता पिता काम करते हैं और वो जवान होकर भी घर में पड़ा रहता है। अगर वो कोई काम नहीं करेगा तो घर की गाड़ी कैसे चलेगी? ऐसे कब तक वो अपने माता पिता की कमाई पर टिका रहेगा? मैंने 1-2 बार अपने पति से हंसकर इस बारे में बात करने की कोशिश की कि आप कोई काम धंधा करो, लेकिन मेरा पति हंसकर इस बात को टाल दिया करता था। शादी के इन 2 सालों तक तो मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया था, क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। मेरे सास ससुर ने सबको यही बताया था कि मेरा पति बहुत पढ़ा लिखा है, एक दिन शहर जाकर नौकरी ज़रूर करेगा। मगर जब मैं शादी करके इस घर में आई तो मुझे पता चला कि मेरा पति तो शहर जाकर नौकरी नहीं करना चाहता। बस अपने बेटे की जल्दी शादी करने के लिए मेरी सास ने ये बात सारे गांव में फैला दी थी। अब तो मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी और सोचने लगी थी कि मेरी किस्मत में ये निकम्मा और कामचोर इंसान ही रह गया था क्या, जो कुछ भी कमाकर नहीं लाता था। मैं बहुत अच्छी थी, मुझे इस इंसान से भी बेहतर पति मिल सकता था, मगर मेरे माता पिता ने भी यही सोचा कि शहर जाने वाले लोग काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं। अब धीरे धीरे मेरा मूड अपने पति की तरफ से ख़राब रहने लगा था। मेरे और मेरे पति के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। मैं अपने पति पर काम करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करती थी और मेरे पति को इसी बात पर गुस्सा आता था, क्योंकि मेरा पति घर से निकलकर कुछ कमाना ही नहीं चाहता था। अब मेरे पति और मुझ में रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ होने लगी थी, लेकिन मेरा पति काम करना ही नहीं चाहता था और मैं अपने पति से हर वक्त इसी बात पर झगड़ा करती रहती थी। मेरा पति इस रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से तंग आ चुका था। तंग आकर मेरे पति ने गांव में ही कोई मामूली सा काम ढूंढना शुरू कर दिया था, मगर मैं चाहती थी कि मेरा पति शहर जाकर पैसे कमाए, लेकिन मेरा पति तो किसी हाल में भी अपनी आराम की ज़िंदगी को छोड़कर शहर में मेहनत करने के लिए जाना नहीं चाहता था। इसलिए वो मेरी सारी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था और गांव में ही कोई काम ढूंढने लगा था। मगर हमारे गांव में तो सिवाय खेती बाड़ी के और कोई भी काम नहीं होता था और मेहनत भरा काम तो मेरा पति नहीं कर सकता था। मगर जब मैंने अपने पति पर हद से ज़्यादा जोर दिया तो मेरा पति भी अपने माता पिता के साथ गांव के सरपंच की हवेली पर काम करने चला गया था।
मगर सरपंच मेरे पति की कामचोर आदत को बहुत अच्छी तरह से जानता था। सरपंच ने अपने खेतों पर मेरे पति को काम करने के लिए लगा दिया था। 1 महीने तक मेरा पति सरपंच की जमीन पर खेती बाड़ी के काम पर लग गया था, मगर इतनी ज्यादा मेहनत करने की मेरे पति को आदत नहीं थी और उनके इस काम ने उन्हें बहुत ही जल्दी थकाकर रख दिया था। 1 महीने पूरा होने के कुछ दिन बाद ही मेरे पति ने काम पर जाना बंद कर दिया था। एक बार फिर से मेरे और मेरे पति के झगड़े शुरू हो गए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति किसी भी हाल में काम छोड़े। लेकिन जब मेरा पति ही काम नहीं करना चाहता था तो मेरे लड़ने के लाख बावजूद भी वो काम पर नहीं गया। अब मेरे सास ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने शुरू से ही अपने बेटे पर जिम्मेदारी क्यों नहीं डाली और अपने बेटे को क्यों इस तरह कामचोर बना दिया। सारे गांव में ये बात फेमस थी कि मेरा पति कामचोर है। इसी वजह से सब लोग मेरे पति का मजाक उड़ाते थे और यही बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। लेकिन अब फिर से हर दिन मेरे और मेरे पति के बीच में किसी न किसी बात पर झगड़ा शुरू हो जाता था। अब तो मेरे ससुर ने भी मेरे पति पर काम करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा पति न जाने क्या सोच कर बैठा हुआ था। उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मेरा पति तो हमेशा अपनी दुनिया में मगन रहता था। कोई उसे कुछ भी कहता तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाया करते थे। घर के सारे लोग इन झगड़ों से तंग आ चुके थे, लेकिन इन झगड़ों को रोकने का कोई भी सॉल्यूशन किसी के पास नहीं था। सभी मेरे पति के सामने बेबस हो गए थे। वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा था और फिर मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। अब बच्चे का काम भी काफी बढ़ गया था और बच्चे का खर्च भी काफी हो गया था, तो घर के हालात धीरे धीरे खराबी की तरफ जाने लगे। घर के हालात सुधरने का हल किसी के पास भी नहीं था। अब तो मेरे ससुर भी बीमार रहने लगे थे। सिर्फ मेरी सास ही सरपंच जी के यहाँ नौकरानी का काम कर रही थी और उन्हीं के ही पैसे घर में आते थे। घर के बिगड़ते हुए हालात की वजह से मैं हमेशा चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी, क्योंकि अब तो मेरे पास बच्चा भी आ गया था। मुझे इसके बारे में भी सोचना था। मेरे पति से लड़ाइयाँ मेरी अभी तक बंद नहीं हुई थी। ये बच्चा तो मेरी गोद में ज़रूर आ गया था, लेकिन इसको पालने के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं होते थे। मेरी सास गांव के घरों में हमारे लिए कपड़े मांगकर लाया करती थी, जिन्हें पहनकर हमारा गुजारा होता था। जब मेरी लड़ाइयाँ मेरे पति के साथ हद से ज़्यादा बढ़ी तो मेरे ससुर ने सरपंच जी से कर्ज ले लिया और मेरे पति को शहर में नौकरी करने के लिए ज़बरदस्ती भेज दिया। हालांकि मेरा पति अभी भी शहर नहीं जाना चाहता था, मगर घर में 24 घंटे की लड़ाइयों से वो भी तंग आ चुका था। मेरे ससुर ने सोचा था कि उनका बेटा तो ज़रूर कुछ न कुछ कमाकर भेजेगा और इस तरह से धीरे धीरे उनकी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। हमारे गांव में ही मेरे ससुर के एक बहुत ही करीबी दोस्त थे, जिनके बेटे शहर में ही जाकर काम कर रहे थे और खूब पैसा कमा रहे थे। पहले वो लोग हमारे गांव में ही बने हुए कच्चे से घर में रहते थे। हर बार जब भी गांव में बारिश हुआ करती थी तो उनका घर बह जाया करता था, मगर जब से उनके बेटे शहर में जाकर काम करने लगे थे और पैसा कमाने लगे थे, तब से उनके घर के हालात बिल्कुल ठीक हो गए थे और उनके घर भी पक्के तरीके से बन गए। अब वहाँ उनकी मिट्टी के घर की जगह एक पक्का मकान खड़ा हुआ था। सारा गांव उनकी किस्मत पर हैरानी करता था और हर कोई अपने बेटों से उनके बेटों के जैसा बनने को कहता था, मगर ये सब करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, जो करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मेरे ससुर भी यही चाहते थे कि उनका बेटा शहर जाकर पैसा कमाए, ताकि वो भी इस गांव में ठाठ से और गर्व से सीना चौड़ा करके चल सके। इसलिए उन्होंने गांव के सरपंच से पैसा उधार लेकर मेरे पति को शहर जाने का बंदोबस्त करके दिया। मेरा पति पैसा कमाने के लिए शहर चला गया, मगर उसकी तबीयत में सुस्ती और काम चोरी कूट कूट कर भरी हुई थी, तो शहर जाकर भी उसकी आदत नहीं बदली थी। शहर के लोग तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। शहर के लोगों को देखकर भी मेरे पति ने अपनी आदत को नहीं बदला था। जब भी मेरा पति हम लोगों से फ़ोन पर बात करता तो यही कहता था कि शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, यहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सुनकर मेरे ससुर अपना सर पकड़कर बैठ जाते थे और हम सब लोग परेशान हो जाते थे, क्योंकि मेरे ससुर ने अपने इकलौते बेटे को पहली बार अपने आप से दूर भेजा था। तो जब भी मेरे पति का फ़ोन आता तो हम सब लोग बहुत परेशान हो जाया करते थे, क्योंकि मेरा पति हम लोगों को यही बताता था कि उन्हें अभी तक शहर में कोई काम नहीं मिल पाया। वो जो पैसे मेरा पति यहाँ गांव से लेकर शहर गया था, वो पैसे भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे थे। हमारी उम्मीदें तो फिर से चूर चूर होने लगी थी।
मेरे ससुर इसी परेशानी में बैठे रहते थे कि अगर उनका बेटा इसी तरह शहर में बिना काम के रहा और उसे कोई काम नहीं मिला तो फिर गुजारा कैसे होगा। हम सब लोग दिन ब दिन परेशान रहने लगे थे और हमारे चेहरे पर इसी बात से उदासी रहती थी कि अगर मेरे पति को काम नहीं मिला तो हम लोग सरपंच का उधार कैसे चुकता करेंगे। इस बार जब मेरे पति का फ़ोन आया तो उन्होंने जो पैसे वो गांव से शहर लेकर गए थे वो सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। अब मेरे ससुर तो मेरे पति को गांव में भी नहीं बुला सकते थे, क्योंकि जो पैसे मेरे ससुर ने सरपंच से उधार लिए थे वो पैसे तो गांव में रहकर चुकता नहीं किया जा सकते थे। इसीलिए मेरे पति का शहर में रहकर नौकरी ढूंढना बहुत ज़रूरी था। फिर दोबारा से मेरे ससुर ने मेरे पति को सरपंच से उधार दिलवाकर उनको शहर भेज दिया। अब मेरा पति दोबारा से शहर में नौकरी तलाश करने लगा, मगर शायद मेरे पति के भाग्य में शहर में नौकरी करना लिखा ही नहीं था, या फिर अभी हमारे हालात ही बेहतर नहीं होने वाले थे, या फिर मेरा पति ही शहर में नौकरी नहीं करना चाहता था और मेरे पति को शहर में कोई भी काम नहीं मिल सका। मेरा पति काफ़ी टाइम तक शहर में परेशान रहा, क्योंकि एक बार फिर से वो सारे पैसे जो सरपंच से लिए गए थे वो सब खत्म होने लगे। मेरे ससुर जो भी पैसे गांव से शहर भेजते थे वो सारे मेरे पति के कमरे के किराए में और खाना खाने में ख़त्म हो जाया करते थे, और फिर कुछ ही दिनों बाद मेरा पति बिल्कुल ही खाली हाथ हो जाता था। इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने पति को घर के हालात के बारे में समझाकर ही रहूँगी। जब मेरे पति का फ़ोन आया तो मैंने उनसे बात की और हम दोनों की खूब लड़ाई हुई, क्योंकि इस महंगाई भरी दुनिया में मैं अपने बच्चे की परवरिश ढंग से नहीं कर पा रही थी। हम अपना तो जैसे तैसे गुजारा कर ही रहे थे, लेकिन शायद इस बच्चे के लिए हमें सख्त पैसों की ज़रूरत थी। मैंने अब की बार अपने पति से साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि तुम शहर जाकर काम करना ही नहीं चाहते हो। जो पैसे ससुर जी तुम्हें शहर में भेज रहे हैं, तुम इन पैसों से वहाँ पर खूब अय्याशी कर रहे हो। मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ गांव में भी हमारे हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे, क्योंकि मेरे सास ससुर जितना भी कमाते थे उनमें से मेरे पति को पैसे भेज दिया करते थे। इसी तरह हम लोग कम पैसों में ही गुजारा कर रहे थे, मगर मेरे पति को तो इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था कि उनके माता पिता और उनकी पत्नी और उनका बच्चा कितनी परेशानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा पति हर रोज़ मेरे ससुर से पैसे मंगवाता रहता था और हमें यही तसल्ली देता था कि उसे जल्द ही कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो हमारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। मगर मेरे पति की वजह से हम सब लोग कर्जे में डूबते चले जा रहे थे। हर दूसरे तीसरे महीने मेरे ससुर गांव के सरपंच के पास कर्ज लेने पहुंच जाते थे और वो सारे पैसे मेरे ससुर मेरे पति को शहर में भेज दिया करते थे। इस तरह न जाने कितने महीने गुजर गए, मगर मेरे पति को शहर में कहीं नौकरी नहीं मिल सकी और मेरे ससुर सरपंच के कर्ज के बोझ तले पूरी तरह से दब चुके थे। जब मेरे ससुर ने कई महीनों तक ये हालात देखे तो वो समझ चुके थे कि उनका बेटा निकम्मा और कामचोर है और उन्होंने अपने बेटे को शहर कमाने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की है। शहर जाकर तो हमारे हाथ कुछ नहीं आया था, उल्टा हम लोग सरपंच के कर्ज में दब चुके थे। उसके बाद मेरे ससुर ने मेरे पति को शहर से गांव बुलाने का इरादा कर लिया था और फिर मेरे पति को शहर से गांव बुला लिया गया। जब मेरे पति शहर से गांव वापस आए तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, उनके हाथ बिल्कुल ही खाली थे। मगर हम लोगों के सर पर तो कर्ज का पहाड़ टूट चुका था, जो यहाँ गांव में रहकर और कमाकर तो किसी भी हाल में नहीं उतर सकता था। मगर मेरे पति को शहर से वापस बुलाना भी बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि मेरा पति वहाँ पर भी तो कोई काम नहीं कर रहा था, बल्कि उल्टा मेरे ससुर की जान पर ही मुसीबत आई हुई थी कि उन्हें अपने बेटे की खातिर यहाँ से कर्ज लेकर शहर पैसे भेजने पड़ते थे। मेरे पति को अपने परिवार का कोई भी एहसास नहीं था कि उनके पिता उनकी वजह से किस कदर कर्ज में डूब चुका है। शहर से आने के बाद भी मेरे पति का वही रूटीन था, देर से सोकर उठना, रात को देर तक जागना, गांव की गलियों में आवारागर्दी करना। मुझे तो रह रहकर अपने पति पर बहुत गुस्सा आता था और अफसोस भी होता था कि मेरी किस्मत कहाँ पर फूट गई। चलो मेरी किस्मत ख़राब हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस रहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे बेटे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। शायद इस तरह के निकम्मे और कामचोर पिता के होते हुए कभी भी किसी बच्चे का फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता। अब तो तंग आकर मैंने अपने पति से कुछ कहना, लड़ना, झगड़ना, यहाँ तक कि उनसे बोलना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जान चुकी थी कि मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन अपने पति की आदत को ख़त्म नहीं कर सकती।
जिस इंसान को अपने बूढ़े माता पिता का एहसास नहीं है, वो अपने बच्चे का क्या एहसास करेगा। इसलिए मैंने वक्त के साथ समझौता करना सीख लिया था और सोच लिया था कि अब यही मेरी किस्मत है और इसे मुझे खामोशी से झेलना होगा। अब मैं अपने बच्चे को पालने की खातिर खुद ही मेहनत मजदूरी पर लग गई थी। गांव का सरपंच पूरे गांव में पैसा ब्याज पर देता था। गांव के सारे लोग ही बहुत ज्यादा गरीब थे। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी होती थी तो किसी को अपना कारोबार करना होता था। इसीलिए लगभग गांव के ज्यादातर लोग ही सरपंच से कर्ज लेते थे और फिर सारी जिंदगी उसके एहसानों तले दबकर रह जाते थे। जो भी कोई पैसा उन्हें वक्त पर नहीं देता था, उसके पैसे का ब्याज बढ़ता जाता था और फिर सरपंच अपने तरीके से उन लोगों से पैसे निकलवा लिया करता था या फिर उनकी कोई भी कीमती चीज ले लेता था। और तो और, या फिर सरपंच जिंदगी भर के लिए उन लोगों को अपना गुलाम बना लिया करता था, क्योंकि गांव में ज्यादातर लोग ऐसे थे जो कर्ज ले लिया करते थे मगर उसे आसानी से वापस नहीं चुका सकते थे। इसलिए गांव के आधे से ज्यादा लोग सरपंच के एहसानों तले दबे हुए थे और सारे गांव पर सिर्फ सरपंच का ही राज था। इसी तरह सरपंच वक्त के साथ साथ अमीर होता जा रहा था और गांव के लोग दिन ब दिन गरीब होते चले जा रहे थे। जो लोग वक्त पर सरपंच को पैसे नहीं देते थे तो सरपंच उनके घरों पर कब्जा कर लेता था और उसके सारे घर वालों को जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना लेता था। मेरे ससुर ने गांव के सरपंच से कर्जा देने के लिए मोहलत ली हुई थी, मगर सरपंच भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि मेरा ससुर इतनी आसानी से उनका कर्ज नहीं चुका सकता। लेकिन फिर भी ये सरपंच का एक बहुत बड़ा एहसान था कि उन्होंने मेरे ससुर को मोहलत दी हुई थी, क्योंकि सरपंच गांव के हर इंसान की रग रग से वाकिफ था। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मेरे ससुर कर्ज की रकम को आसानी से वापस नहीं कर सकेंगे, तो वो बहुत आसानी से हमारे घर पर कब्जा जमा लेगा और हम सब लोगों को ही अपना जिंदगी भर के लिए गुलाम बना लेगा। मेरी सास सुबह सुबह ही उठकर गांव के सरपंच के यहाँ काम करने के लिए चली जाया करती थी। वहाँ मेरी सास हवेली की साफ सुथराई का काम करती थी और उनके घर के कपड़े धोए करती थी। कभी कभी तो मेरी सास घर के खराब हालत देखते हुए मुझे भी अपने साथ ले जाती थी और इस परेशानी भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। मैं अपनी सास के साथ सरपंच के घर जाकर उनके घर के कामों में हाथ बटा दिया करती थी। ऐसा करने से मेरी सास को कुछ आसानी मिल जाती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा था, दिन ब दिन मेरी सास भी कमज़ोर होती चली जा रही थी। अब तो मैं हर रोज़ ही अपनी सास के साथ जाने लगी थी और मेरा बेटा अपने दादा के पास रुक जाता था, क्योंकि मेरे ससुर की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। इसलिए हमने फैसला किया था कि मेरे ससुर घर में ही रहेंगे। हम नहीं चाहते कि मेरे ससुर की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उनका बड़े अस्पताल में इलाज करवा सकें। अब तो मेरी सास की बूढ़ी हड्डियों में भी इतनी जान नहीं रही थी कि वो इतना सारा काम अकेले कर सकें। इसलिए अपनी सास के आधे से ज़्यादा काम तो मैं उन्हें करके दे दिया करती थी। मेरे सरपंच के घर जाने से मेरी सास को काफ़ी सहारा मिल गया था। उसके बाद हम दोनों जल्द ही आकर घर का सारा काम संभाल लेते थे और मेरे ससुर भी अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। उनमें अब इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो मेरे बेटे को संभालने के साथ साथ घर के भी काम कर सके। मेरे पति का अभी भी वही हाल था। मेरे पति को अभी भी घर के किसी भी काम से कोई लेना देना नहीं था। मेरा पति एक बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी था, जिसने कभी जिम्मेदारी क्या होती है इस बात को समझा ही नहीं। बस मेरे पति को तो घर में खाना टाइम पर बना हुआ चाहिए होता था। उन्होंने कभी मेरे बेटे को भी संभालने की कोशिश नहीं की थी। अपने मासूम बच्चे की शक्ल देखकर उन्हें उस पर भी तरस नहीं आता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस बेचारे की आने वाली जिंदगी में भी कुछ ठीक नहीं होगा। वो ये नहीं सोचता था कि इस बच्चे की परवरिश आगे तक कैसे की जाएगी। हम लोगों के लिए आगे खाना कहाँ से आएगा। कोई पिता इतना गिरा हुआ भी हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। पिता तो अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं कर गुजरता, लेकिन मेरा पति तो शायद कुछ भी करने के काबिल नहीं था। अब गांव का सरपंच मेरे ससुर को अपने कर्जे की वापसी के लिए तंग करने लगा था, क्योंकि ब्याज की रकम तो बहुत दूर थी। मेरे ससुर तो असल रकम भी देने के काबिल नहीं थे, क्योंकि उनके बेटे को तो इस बात की ज़रा भी परवाह ही नहीं थी कि उसके पिता ने सिर्फ अपने बेटे की खातिर ही तो कर्जा लिया था। लेकिन मेरे पति के अंदर से तो शायद सारी फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी थी। मेरे पति को किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो बस अपनी ज़िंदगी में मगन था। गांव के सरपंच ने मेरे ससुर को बुलाकर सारे गांव वालों के सामने खूब बेइज्जत किया था और उनसे अपने पैसे वापस मांगे थे। उस दिन मेरे ससुर गांव के सरपंच की हवेली से
रोते हुए वापस आए थे। उनके लिए बहुत बड़ा बेइज्जती का मकाम था। मैं और मेरी सास उस टाइम पर सरपंच की हवेली पर ही मौजूद थे और ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देख रहे थे। जब सारे लोगों के सामने मेरे ससुर को बेइज्जत किया जा रहा था तो ये सब हम भी देख रहे थे। ये सब देखकर हमारा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मजबूर थे। अगर हमारे लिए सब कुछ करना आसान होता तो शायद आज मेरे ससुर को इतनी बेइज्जती झेलनी न पड़ती। कई महीनों तक सरपंच मेरे ससुर से पैसों को कहता रहा, लेकिन हमारे पास पैसे होते तो ज़रूर हम सरपंच को दे देते, क्योंकि रोज़ रोज़ की इंसल्ट तो हमें भी अच्छी नहीं लग रही थी। हमारे पास तो शुरू से ही कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे सास ससुर शुरू से ही काफ़ी गरीब थे। कुछ मैं और मेरी सास कमाते थे तो उससे घर का एक टाइम का खाना बन जाता था। मेरे ससुर उस दिन को बहुत पछताते थे जिस दिन उन्होंने मेरे पति को शहर भेजा था। हम तो खाली हाथ रह गए थे, बल्कि और उल्टा सारे गांव वालों के सामने रोज बेइज्जती होने लगी थी और तो और कर्ज में भी डूब चुके थे। एक दिन रोज के मुताबिक मैं और मेरी सास सरपंच की हवेली में काम कर रहे थे। इतनी देर में एक नौकरानी आई और उसने मेरी सास को बताया कि तुम्हें सरपंच जी बुला रहे हैं। ये सुनकर तो मेरी सास के चेहरे का रंग फक पड़ गया, क्योंकि अब बात घर के मर्दों से निकलकर औरतों पर आ गई थी। मेरी सास डरते डरते अपने कांपते हुए शरीर को लेकर सरपंच के पास गई। सरपंच तो बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ था। उसने मेरी सास से कहा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पति को तो मेरा पैसा वापस करने की ही याद नहीं है, तो इसलिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। तुम्हें ही मेरे पैसे वापस करने होंगे। मेरे पैसे खामोशी से मुझे वापस दे दो, वरना मैं अपने पैसे निकालने का तरीका अच्छे से जानता हूँ। मेरी सास सरपंच के सामने थर-थर कांप रही थी और मैं दूर से ही खड़ी हुई उन्हें देख रही थी। सरपंच मेरी सास से कह रहा था कि कुछ वक्त तक अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो मैं तुम लोगों के घर पर कब्जा कर लूँगा, फिर अपने रहने का ठिकाना कहीं और कर लेना। मेरी सास सरपंच के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी और वो लगातार रोए चली जा रही थी। उन्हें देखकर तो मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा था। हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं बचेगा। मेरी सास लगातार सरपंच से कुछ दिन और की मोहलत मांग रही थी और उन्हें यकीन दिला रही थी कि बस थोड़े दिनों की मोहलत और दे दो। मेरी सास उनका कर्ज सूद समेत उतार कर उन्हें वापस कर देंगी। लेकिन सरपंच तो मेरी सास की बात सुनने के बजाय न जाने क्या सोच रहा था। तभी अचानक सरपंच की नज़र दूर खड़ी हुई मुझ पर गई। मैं तो सरपंच की नज़रें मिलते ही घबरा गई थी। सरपंच मुझे दूर से घूर घूर कर देख रहा था और मैं उसकी नज़रों से डर रही थी। मैंने नोटिस किया था कि सरपंच की नज़रें मुझसे हटी नहीं रही थी और ये बात मेरी सास भी अच्छे तरीके से समझ रही थी। मगर मेरी सास सरपंच की इस हरकत पर उसे टोक नहीं सकती थी, क्योंकि गांव के सारे ही लोग सरपंच के आगे बहुत बेबस और लाचार थे और उसका मुकाबला करने की हिम्मत गांव में से किसी के अंदर भी नहीं थी। इसी वजह से मेरी सास ने सरपंच की नज़रें मुझ पर टिकी हुई देखकर इग्नोर करने की कोशिश कर दी थी, क्योंकि इसी सब में हमारी भलाई थी। मेरी सास और मैं हम दोनों रोते हुए घर को वापस आ गए थे। घर आने के बाद हम दोनों सास बहू बहुत ज़्यादा रोए थे। इधर मेरा पति तो बड़े चैन और सुकून से घर के अंदर बैठा हुआ खाना खा रहा था। अपने पति को इतने सुकून से बैठा हुआ देखकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई थी और मैं अपने पति को बुरा भला कहने लगी। और कहती भी क्यों नहीं, इस आदमी को अपने परिवार के लोगों की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। लेकिन अब तो इसे हमारी इज्जत की भी कोई फिक्र नहीं रही थी। मैंने अपने पति से साफ कह दिया कि सरपंच ने कह दिया है कि अगर हमने उसके पैसे वापस नहीं दिए तो वो हमसे हमारा घर छीन लेगा। मगर इस बात का भी मेरे पति पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं तो अपने पति की इस बगैरती पर अपना सर पकड़कर बैठ गई थी, क्योंकि इस घर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। मगर अब तो मुझे लग रहा था कि ये घर भी हमारे हाथ से निकलने वाला है। अगले दिन ही सरपंच के कुछ लोग हमारे घर पर आ गए और आते ही उन्होंने अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए। उस टाइम पर मेरे ससुर और मेरे पति घर पर ही मौजूद थे। उनके पास पैसे होते तभी तो वो देते। उसके बाद सरपंच ने मेरे पति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हम दोनों सास बहू तो एक कोने में खड़े होकर बुरी तरह से रो रहे थे, मगर सरपंच के आदमी तो किसी की भी नहीं सुन रहे थे, जैसे उन्हें रहम खाना ही नहीं आता था। अब हर दिन का यही रूटीन बन गया था। हर रोज़ हमारे घर सरपंच के आदमी चले आते थे और हमसे अपने पैसे मांगने लगते थे। हम लोग इस रोज़ के हंगामे से बहुत डर चुके थे। एक दिन हर दिन के मुताबिक मैं और मेरी सास सरपंच की हवेली पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी अचानक सरपंच के कुछ आदमी हमारे घर पर आए और कहने लगे
कि सरपंच जी का हुक्म है कि तुम लोग अगर उनके कर्ज की रकम वापस नहीं कर सकते हो तो अपने घर की बहू को सरपंच जी की हवेली पर भेज दो। उन आदमियों के मुंह से ये बात सुनकर तो हमारे होश ही उड़ गए थे। सरपंच के कर्ज की रकम के बदले हमसे ये घर नहीं मांगा गया था और ना ही उसने जिंदगी भर के लिए हमें गुलाम बनाया था। उसने तो कर्ज की रकम के बदले मुझे मांग लिया था। ये बात सुनकर मेरी सास के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। मेरी सास भी अपना दिल पकड़कर बैठ गई थी, क्योंकि मैं उन लोगों के घर की इज्जत थी। ये बात अब सभी जानते थे कि इस मुसीबत से इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिल सकता। मैं अपने बेटे को लिपटकर बुरी तरह से रो रही थी। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था और मैं सोच रही थी कि मेरी जिंदगी में ये कैसा मोड़ आ गया, मैं किस उलझन में फंसने जा रही हूँ। मेरा पति भी अपना सर पकड़कर बैठ गया था और आज उसके चेहरे पर मुझे अफसोस भी नजर आ रहा था। शायद आज उसे एहसास हो रहा था कि उसकी हमेशा की कामचोरी और निकम्मेपन ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बहुत परेशान थे। मेरे ससुर ने मेरे पति को एडवाइस दी कि आज रात ही तुम बहू को यहाँ से लेकर उसके मायके में छुपा दो, ताकि कोई बहू को ढूंढ ना सके। अपने ससुर की एडवाइस इस टाइम मुझे बिल्कुल ठीक लगी थी। अब मुझे बड़ी बेचैनी से रात होने का इंतजार था और डर भी लग रहा था कि ना जाने क्या होगा। जैसे ही रात गहरी हुई, मेरा पति मुझे घर से लेकर गांव जाने वाली सड़क पर आ गए। अभी हम गांव से निकलने वाली सड़क पर पहुंचे ही थे कि इतनी ही देर में सरपंच के आदमी आ गए और उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया। अब वो लोग मुझे जबरदस्ती सरपंच की हवेली पर ले गए। मैं बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। आज ये सब कुछ मेरे पति की वजह से ही हुआ था। ये लोग मुझे अपने साथ हवेली लेकर आ गए थे और मुझे सरपंच के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं सरपंच के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी कि सरपंच जी मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने तो मुझे एक कोठरी में बंद करवा दिया। मेरे पति ने मुझे बचाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन सरपंच ने उसकी एक नहीं सुनी और मेरे पति को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकलवा दिया। मुझे उन लोगों ने कमरे में बंद करवा दिया था। मैं रोती रहती थी, लेकिन किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आता था। एक नौकर मुझे खाना देकर चला जाता था। मैं अपने पति की कामचोरी की ही सज़ा भुगत रही थी। इसी बात का मुझे अफसोस था। मैं बार बार यही सोच रही थी कि मेरा बेटा ना जाने कैसा होगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत लगता था और मेरे सास ससुर जब उनको पता चला होगा कि मैं सरपंच की कैद में आ गई हूँ तो उनके होश उड़ जाएंगे। मैं इसी काल कोठरी में बंद थी और यहाँ पर रहते हुए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन मैं एक बात नोटिस करती थी कि रात को सोती तो मैं अपने कपड़ों में थी, लेकिन सुबह को मेरे कपड़े बदले हुए होते थे। सुबह को उठकर मैं बुरी तरह से घबरा जाती थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हो रहा है। मैं रात को सोती थी तो मैंने कोई और से कपड़े पहने हुए होते थे और जब मैं सुबह को सोकर उठती तो मेरे कपड़े बदले हुए मिलते थे। अब मुझे सच में परेशानी होने लगी थी। एक रात मैंने ना सोने का फैसला किया, मगर ना जाने कैसे बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। अगले दिन फिर से यही हुआ। नौकर मेरे लिए खाना लेकर आया था। मैं खाना खाकर जैसे ही लेटी तो फौरन मेरी आंख लग गई। अब मैं समझ गई थी कि ये नौकर इस खाने में ही कुछ ऐसा मिला रहा था जिसकी वजह से मुझे नींद आ रही है। इसलिए अगले दिन मैंने खाना नहीं खाया, बल्कि खाने को एक कोने में छुपा दिया और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आज बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई थी। मुझे इसी तरह से जागते हुए काफ़ी देर गुजर गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे कि मैं सो गई हूँ। अभी मुझे लेटे हुए कुछ देर ही गुजरी थी, अचानक मुझे इस कोठरी में किसी के आने का एहसास हुआ। फिर मुझे कुछ खतर पतर की आवाज़ सुनाई देने लगी तो मेरा दिल घबरा गया था, लेकिन मैं फिर भी अपनी जगह पर आंखें बंद किए हुए लेटी रही ताकि किसी को ये न लगे कि मैं जाग रही हूँ। इस कोठरी में चारों तरफ अंधेरा था। कोठरी में हल्की सी रोशनी नजर आई। मैंने अपनी आंखें मलकर देखने की कोशिश की तो एक आदमी मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं इस टाइम पर बहुत अच्छे से समझ गई थी कि यहाँ हर रात को मेरी इज्जत के साथ खेला जाता है, क्योंकि मुझे अपने शरीर पर भी कुछ अजीब अजीब सा महसूस होता था। वो आदमी मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी और मैंने दोबारा इस तरह से आंखें बंद कर ली जैसे कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ, क्योंकि अगर इस आदमी को पता चल जाता कि मैं जाग रही हूँ तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। और मेरी सोच के मुताबिक उस आदमी ने वैसा ही किया जिसका मुझे डर था। आधी रात के टाइम पर यह आदमी मेरे कमरे से चला गया।
उसके जाने के बाद एक नौकरानी कमरे में आई और उसने मुझे दूसरे कपड़े पहना दिए। मैं खामोशी से लेटी हुई अपनी किस्मत पर रो रही थी। मुझे खुद से घिन आ रही थी कि न जाने हर रात कौन कौन आदमी मेरे साथ यहाँ मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता होगा। मुझे इस समय अपने पति से बहुत ज़्यादा नफरत महसूस हो रही थी, जिसके किए की सज़ा आज मैं इस हाल में भुगत रही थी। मैं जान गई थी कि रोज़ रात को इस हवेली के ही आदमी इस कोठरी में आते हैं और मेरी इज्जत के साथ खेलकर चले जाते हैं, लेकिन मैं सिवाय अपनी किस्मत पर रोने के कुछ और नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। मैं सरपंच के खिलाफ नहीं जा सकती थी। अगर मैं यहाँ से निकल जाती तो सरपंच मुझे फिर से आसानी से पकड़ लेता, मगर अब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं और ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहूँगी। लेकिन यहाँ से बाहर जाने का भी तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन मैं हर बार यहाँ से निकलने की कोशिश करती रही और आखिरकार भगवान की कृपा से मुझे मौका मिल ही गया था, क्योंकि जो नौकर मुझे खाना देने के लिए आता था, एक दिन अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आ गई और वो बात करने में इतना बिजी हो गया कि वो कोठरी के दरवाजे का ताला लगाना ही भूल गया था। दरवाज़ा खुला हुआ पाकर मैं मौके पर फरार हो गई। मैं मौका देखकर उस हवेली से बाहर निकल आई, मगर उस हवेली से निकलकर मुझे अपने निकम्मे और कामचोर पति के साथ अब जिंदगी नहीं गुजारनी थी, क्योंकि जिस इंसान को मेरी इज्जत की भी फिक्र नहीं थी, वो इंसान शायद सारी उम्र मेरा साथ नहीं देता। मैं अपने ससुराल जाने के बाद अपने बेटे को लेकर बस पकड़ के शहर चली गई थी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि अगर मैं अपने घर पर रुक गई तो ये लोग मुझे आसानी से यहाँ से ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें रोकने वाला इस गांव में कोई नहीं था। उस हवेली में रहते हुए न जाने सरपंच और उसके भाई कितनी बार मेरी इज्जत के साथ खेल चुके थे, मगर मैं तो सरपंच के आगे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मगर मैं अपनी ससुराल जाकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल आई थी। इस काम में मेरी सास ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि मैं अपने पति की हरकतों की वजह से ही इस मुश्किल में फंस गई थी। इसलिए उन्होंने मुझे मेरा बेटा वापस दिया और मुझे शहर जाने की राय दी। मेरे पति ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे तो अब अपने पति के साथ भी नहीं रहना था। मैं गांव से भागकर शहर को जाने वाली बस में बैठ गई थी और अपने बेटे को लेकर एक अनजान शहर में आ गई, जिसके बारे में मैं नहीं जानती थी। मैं अब किसी भी कीमत पर अपने पति के हाथों या सरपंच के हाथों अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, और इसी तरह से रोज़ रोज़ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। अभी मेरी उम्र ही कितनी थी? मेरी शादी तो बहुत कम उम्र में हो गई थी। मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी जीने के लिए, और मैं इस तरह से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी सकती थी। मैंने शहर में आकर अपने बेटे को एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और मैं खुद लोगों के घरों में नौकरी करने लगी। इस तरह से मेरे बेटे को भी अनाथ आश्रम में रहने की जगह मिल गई थी, और मैं जिस घर में नौकरी कर रही थी वहाँ पर मुझे पैसे दिए जाते थे, जिनसे मैं अपना गुजारा कर रही थी और अपने बेटे से भी मिलने के लिए जाती रहती थी। अनाथ आश्रम वाले लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया था। उन्होंने मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया था। मेरी ज़िंदगी आज भी इसी तरह से गुजर रही है। अब आप लोग बताइए कि क्या मैंने गांव से भागकर ठीक किया? भला कोई भी औरत आखिर ऐसे कब तक अपनी इज्जत को ख़राब करवा सकती है? और कौन ऐसी औरत होगी जो एक ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे जिसने कभी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं है? मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं और मेरा बेटा अब कभी किसी मुश्किल में ना फंसे। मैं जिस तरह भी अपने बेटे की परवरिश कर रही हूँ, खुश और बेफिक्र हूँ अपनी उस पुरानी वाली ज़िंदगी से, जिसने मुझे कभी 2 पल की खुशी नहीं दी थी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि काश अपनी पत्नी और बच्चे के जाने के बाद मेरा पति अपने माता पिता की कदर कर ले और अपने बिगड़े हुए हालातों को ठीक कर ले। मैंने कभी अपने सास ससुर और पति की तरफ पलटकर नहीं देखा, क्योंकि अब मैं हमेशा अपने बेटे का ख्याल रखती हूँ, और मेरी ज़िंदगी अपने बेटे के साथ जैसी भी गुजर रही है, बहुत अच्छी गुजर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।